राजू जी, आज आप काम से जरा जल्दी लौट आइएगा। मुझे और कुकू को मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदना है, तो आप जरा जल्दी आ जाइएगा। पापा, आज मैं बहुत से खिलौने भी लूंगा। आपने कहा था कि आप मुझे खिलौने दिलवाएंगे। राजू चिड़ा का जामन का बाग था और उनकी बहुत अच्छी कमाई हो गया करती थी क्योंकि उनके जामन बहुत अच्छे बिक जाते थे। वो मार्केट में जाके सारे जामन बेच दिया करता था। सुबह ही सुबह वो अपने बाग में जाता है। बहुत से जामन गिरे होते हैं। एक दिन पहले काफी तेज बारिश के कारण बहुत से जामन पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। वो नीचे वाले जामन भी उठा लेता है और ऊपर से भी तोड़ लेता है। अब वो सोचता है कि नीचे वाले जामन तो उसे बहुत कम रेट में बेचने होंगे। ऐसा करता हूँ, ये जो नीचे गिरे हुए जामन है इसको आधे रेट में बेच दूंगा। इस तरह से मेरा नुकसान भी नहीं होगा और जामन भी बिक जाएंगे। बस फिर वो ऐसा ही करता है। वो जो नीचे गिरे हुए जामन थे उनको आधे रेट में बेचता है और पेड़ से तोड़े हुए जामन को पूरे रेट में बेचता है। उसका रेट भी बहुत अच्छा था, इसलिए सारे ही पक्षी आके उसे जल्दी से जामन खरीद लेते थे। वो अपने जामन जल्दी जल्दी से बेच के वापस घर आ जाता था। इस तरह से उनकी बहुत खुशहाल जिंदगी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक गोरी कवि और कालू कौवा रहते थे। गोरी कवि इनसे बहुत जलती थी। आने दो कालू जी को, आज तो कुछ ना कुछ करके ही रहूंगी इनका। बस फिर क्या था, कालू कौवा भी काम से लौट आता है। जैसे ही कालू कौवा आता है गोरी कवि तो उसे शुरू ही हो जाती है। कालू जी, ये पारो चिड़िया बहुत ज्यादा इतराने लगी है। मुझसे नहीं देखी जाती इसकी ये सारी शेखियां। अब आप कुछ ना कुछ तो कर ही लो। इसके जामन के बाग को बर्बाद करके ही दम लूंगी मैं। हाँ गोरी, तुम ठीक कहती हो। मेरे से भी राजू चिड़ा की इतनी तरक्की तो नहीं देखी जाती। कितना अमीर हो गया है वो, तो जामन बेच के पैसे ही पैसे कमा रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम उल्लुओं से जाके बात करते हैं। उल्लुओं के हालात आजकल अच्छे नहीं चल रहे। अरे हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरे ज़हन में भी नहीं आया था। हम ऐसा करते हैं, उल्लू से ही जाके बात करते हैं। और वैसे भी उल्लू का मुकाबला कहाँ कर सकता है ये चिड़ियों का परिवार। बस आज ही चलते हैं अब। ऐसी प्लानिंग करके कालू कौवा और गोरी कवि तुरंत ही वहां से चल पड़ते हैं। वो उड़ते हुए उल्लुओं के ठिकाने पे जाते हैं जहां उल्लू रहा करते थे। उल्लू आराम से बैठे होते हैं एक पेड़ के ऊपर। गोरी कवि और कालू कौवा दूर से ही उल्लू को देख के उनके पास आ जाते हैं। उल्लू भैया, ये बताएं आजकल आपके हालात कैसे चल रहे हैं? सब ठीक है ना? खा पी रहे हो ना? सब ठीक तो चल रहा है? कोई कमी तो नहीं है किसी चीज की? हालात का तो पूछो ही मत। कैसे चल रहे होंगे हमारे हालात? बड़े अजीब हालात चल रहे हैं आजकल। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें यहाँ आके हमारे हालात के बाबत पूछना पड़ गया? वो मैं तो यहाँ पर आपके भले के लिए ही आई हूँ। हम तो वहां से उड़ते हुए आपके भले के लिए ही यहाँ आए हैं। देखो ना, एक ही जंगल के पक्षियों को एक दूसरे का ध्यान तो रखना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊंगी, अगर आप उस पर अमल करो। तुम कवे हो? कवे किसी के नहीं होते। हम अच्छे से जानते हैं, हम उल्लुओं को उल्लू कोई नहीं बना सकता। अब तुम सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और इसमें तुम्हारा अपना क्या फायदा है? उल्लू भैया, अब आपसे हम क्या छुपाएं। बात ये है कि यहाँ पर एक पारो चिड़िया और राजू चिड़ा रहते हैं जिनका जामन का बाग है। वो बहुत अमीर हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके जामन के बाग पे कब्जा कर लो। अच्छा चलो, मैं अगर तुम्हारी बात मान भी लूं तो मुझे ये बताओ कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? हम तो तुम्हें हिस्सा देने से रहे, क्योंकि जो कब्जे वाला काम है वो तो हम ही करेंगे, इसलिए सारे पैसे भी हम ही रखेंगे। ठीक है उल्लू भाई, आप हमें कुछ ना देना। बस हम तो उनका नुकसान करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे हमसाए हैं और हमें हर समय तंग करते रहते हैं, इतराते भी बहुत हैं। हाँ उल्लू भाई, वो हमें बहुत तंग करते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह से हमारा बदला पूरा हो जाएगा और आपका जो बुरा समय चल रहा है आपका भी कोई भला हो जाएगा। इसमें तो हम दोनों का ही भला हुआ ना। ठीक है, अब तो शाम हो गई है और रात होने वाली है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह सुबह आके हमें जरा वो बाग दिखा देना जामन का। बस फिर तुम बेफिक्र हो जाना। सारा मामला तय करने के बाद कालू कौवा और गोरी कवि वहां से खुशी खुशी उड़ते हुए आ जाते हैं वापस घर को। तो बस ये दिन भी इसी तरह से गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात के बाद सुबह होती है।
सभी पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। राजू चिड़ा भी अपने जामन के बाग की तरफ जाता है, क्योंकि वो मुंह अंधेरे ही जाया करता था और फिर जामन इकट्ठे करने के बाद मार्केट में जाके बेचा करता था। वो जाके देखता है तो आज भी बहुत से जामन लगे हुए थे। वो तो बहुत खुश हो जाता है। आज जल्दी जल्दी से अपने सारे जामन बेच लूंगा और उसके बाद अपनी पत्नी और बेटे को मार्केट लेके जाऊंगा। 2 दिन से कुकू कह रहा है। इधर कालू कौवा भी उल्लुओं को लेके उसके पास ही आके बैठ जाता है। वो पास वाली जगह पर बैठ के सारा कुछ देख रहे होते हैं, राजू को जामन इकट्ठा करते हुए। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा बाग है। हाँ हाँ उल्लू भाई, मैं आपको कहता नहीं था कि इनका बहुत बड़ा बाग है, बहुत बड़े व्यापारी हैं ये जामन के। अब आप अपना काम शुरू करो। उल्लू भैया, मेरे साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है। आप इनके बाग पे कब्जा कर लो ताकि मेरा भी बदला पूरा हो। अरे अरे कालू कौवे, तुम रो नहीं, बस अब तुम फिक्र ना करो। मैं देखना किस तरह से उल्लुओं वाली चाल चलता हूँ और इनके सारे के सारे बाग पे कब्जा कर लूंगा। बस तुम फिक्र ना करो। फिर शाम हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। सुबह जब राजू चिड़ा अपने बाग में आता है तो देखता है कि पहले से ही उल्लू उसके बाग में मौजूद होते हैं। अरे उल्लू भाई लोग, क्या आप लोगों ने मुझसे जामन खरीदने हैं? आप मेरे बाग में सुबह ही सुबह कैसे आए हैं? अगर जामन लेने हैं तो मैं अच्छा दाम लगाऊंगा। अरे कौन सा तुम्हारा बाग और कौन से जामन हमने तुमसे खरीदने हैं? निकलो, आज से ये बाग हमारा है। जाओ, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अरे उल्लू भैया, कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि ये बाग मेरा है। मैंने कितने सालों की मेहनत से ये बाग लगाया है। मेरे साथ आप ऐसा मजाक ना करें। कौन सा मजाक और कौन सा बाग? तुम अगर अपने अच्छों को भी लेके आओ तो तुम हम उल्लुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। फिर क्या था, बेचारा राजू चिड़ा वहां से मायूस होके चला जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो वहां से सीधा राजा जी के पास जाता है और राजा जी को जाके वो पूरी की पूरी बात बता देता है। अरे राजू, तुम फिक्र ना करो, वो बाग तुम्हारा ही है। तुम जाओ और अपने बाग से जामन तोड़ो। इनको तो मैं देखता हूँ। फिर राजा जी अपने सैनिकों को हुक्म देते हैं और गोरी कवि और कालू कौवा साथ में दोनों उल्लुओं को भी पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। तो इस तरह से उनको उनके किए की सजा मिल जाती है और राजू चिड़ा फिर से ही अपने सारे जामन तोड़ के मार्केट में बेचना शुरू कर देता है। इस तरह से थोड़ी सी बहादुरी दिखाने पे और अक्ल से काम लेने से राजू चिड़ा फिर से अपने बाग को वापस ले लेता है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छे काम का अच्छा अंजाम और बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। बाय बाय। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा का घर जंगल में एक ऊंचे पेड़ की डाली पर हुआ करता था। कालू कौवा शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम गोरी कवि था। गोरी कवि अपने पति से बहुत प्यार करती और उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन हमारा कालू कौवा तो सोनी कवि से प्यार करता था और हर वक्त वो सोनी कवि से शादी के सपने ही देखता रहता था। इस कहानी में गोरी कवि का करैक्टर बहुत मासूम है। वो हर वक्त कालू कौवे की बातें मानने में लगी रहती थी। गोरी, मैं काम के सिलसिले में आज दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। कालू जी, अब तो आप बहुत ही दूसरे जंगल जाने लगे हैं। आखिर ऐसा कौन सा काम है कि आपको बार बार दूसरे जंगल जाना पड़ता है? वो ऐसा है ना कि मेरा जो बॉस है वो तो खुद काम करता ही नहीं, इसलिए जब भी दूसरे जंगल का काम होता है तो वो मुझे ही दूसरे जंगल भेज देता है। मुझे माफ कर दें कालू जी, मैं आइंदा से आपसे कभी ऐसी बात नहीं पूछूंगी। आप जिधर जाएंगे मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि एक तो आप रोजी रोटी के लिए कितनी मेहनत करते हैं और फिर मैं आपसे गलत बातें पूछती हूँ। अरे गोरी, इसमें माफी मांगने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम आइंदा से ये ख्याल रखना कि मुझे काम के सिलसिले में आना जाना तो पड़ेगा ही दूसरे जंगल। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहां से उड़ता हुआ दूसरे जंगल चला जाता है। गोरी मासूम पीछे बैठी हुई सोचती है, मैं भी बिना सोचे समझे ही ऑल फॉल बोल देती हूँ। शुक्र है तो पति जी को बुरा नहीं लगा, अगर उन्हें बुरा लग जाता तो मैं क्या करती। इधर कालू तेजी के साथ उड़ता हुआ सोनी कवि से मिलने दूसरे जंगल जा रहा होता है। दूसरी तरफ सोनी कवि बैठी कह रही होती है,
ये कालू अभी तक नहीं आया, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, उसके बाद सीधा उसके घर चली जाऊंगी मैं भी। अभी वो यही कह रही होती है कि वहाँ कालू आके बैठ जाता है और वो सोनी से कहता है, देखा मैं कितने ठीक समय पर आ गया, तुम मुझे कोस रही थी ना। कोसू नहा तो और क्या करूं आपको, कब तक हम इस तरह से मिलते रहेंगे, आखिर हम शादी कब करेंगे। अरे सोनी मेरी जान, शादी की इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो प्रेम करने के दिन है, प्रेम करो प्रेम, और शादी में रखा ही क्या है, कर लेंगे शादी भी, पहले प्रेम तो कर ले। वो इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करता और सोनी कभी हर दफा उसकी इन बातों में आ जाती। वो इसी तरह से ही प्रेम भरी बातें कर रहे होते हैं। साथ वाले पेड़ पे बैठी हुई मैना तोती ये सब सुन लेती है। अच्छा, मैं अभी जाके गोरी कवि को बताती हूँ कि कालू यहाँ काम करने नहीं बल्कि ये सब कुछ करने आता है। वो वहाँ से सीधा उड़ती हुई गौरी कवि के पास अपने जंगल वापस जाती है और वो गौरी कवि के पास बैठ के सारी बात बताती है। गोरी बहन, कालू कावा वहाँ कोई काम करने नहीं जाता, वो दूसरे जंगल की एक कवि से अफेयर चला रहा है, मैं खुद देख के आई हूँ। क्या ये कैसी बातें कर रही हो तुम तोती, आइंदा के बाद मेरे पास अगर आना हो ना तो इस तरह की गलत बातें ना करना मेरे कालू जी के बारे में, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। गोरी तुम मेरी बात तो सुनो, ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रही हो, अपनी आंखें खोलो वरना घर टूट जाएगा तुम्हारा। मेरे घर टूटने की फिक्र तुम्हें बहुत हो रही है, तुम्हें तो मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे अपने कालू जी पर पूरा विश्वास है, आइंदा के बाद ऐसी बातें ना करना मेरे आगे आके, वरना मैं धमकियां दे लो लेकिन मेरी बात पे विश्वास करो। बस मैना बहन, बस बहुत हो गया, तुमसे मैं कह रही हूँ कि एक शब्द भी और तुमने मेरे कालू जी के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैना तोती वहाँ से सीधा पारो चिड़िया के पास आती है क्योंकि वो जानती थी कि कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ पारो चिड़िया ही है। पारो बहन, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कालू कवि को किसी और कवि से प्रेम करते हुए। क्या अगर तुम ठीक कह रही हो मैना तोती तो हमें किसी भी तरह से गौरी को इस बात का यकीन दिलाना होगा। अब ऐसा करते हैं कि तुम और मैं एक बार फिर से गौरी बहन के पास जाते हैं और उससे जाके सारी बात बताते हैं। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया और मैना तोती दोनों ही गौरी के घर की तरफ उड़ जाते हैं, लेकिन गौरी तो उनकी बात कहाँ सुनने वाली थी, वो उनको घर से निकाल देती है। मैना बहन, इस तरह से तो गौरी कभी भी हमारी बात पे यकीन नहीं करेगी, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हाँ पारो बहन, हम ऐसा करते हैं कि एक बार फिर दूसरे जंगल जाते हैं और वहां जाकर उस कवि की खोज करते हैं, उस कवि को हम सब कुछ बता देंगे कालू के बारे में, इस तरह से हो सकता है गौरी का घर बच जाए। हाँ मैना बहन, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक है, चलो हम ऐसा करते हैं, अभी अभी जाके दूसरे जंगल में उस कवि की खोज करते हैं, हम उस कवि को सारी बात बताएंगे और उसको अपने साथ यहाँ ले आएंगे, फिर गौरी जब सबूत देखेगी तब तो वो हमारी बात मान ही जाएगी। इस तरह से प्लानिंग करते हुए पारो चिड़िया और मैना तोती दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ती हैं। वो बहुत खोज करती हैं और फिर उसी जगह पे वहाँ पे छन्ने के पास जाके वो कालू कवा और सोनी कवि को ढूंढ लेती हैं। वो पास वाले पेड़ पे बैठ के उनकी बातें सुनती हैं। कालू, अब मैं तुमसे कह रही हूँ साफ साफ कि तुम मुझसे शादी कर लो, वरना ये ना हो कि मेरे बहुत रिश्ते हैं, कहीं और मेरी शादी हो जाए और तुम फिर बैठे रहना। अरे अरे, गलत गलत बातें अपने मुंह से ना निकालो, देखो तो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, मैं अपनी जानू के लिए इतनी प्यारी रिंग लेके आया हूँ, देखो तो ये रिंग तुम्हारे पंख में बहुत सुंदर लगेगी और कुछ दिनों तक हम शादी भी कर लेंगे। क्या सच में कालू जी, ये तो बहुत ही सुंदर रिंग है, बस ठीक है, अब आप शादी करने को तैयार तो हुए मुझसे। इस तरह से बातें करते हुए फिर कालू कवा उड़ के वहाँ से चला जाता है। अरे मैना बहन, देखो तो वो कवि अब अकेली बैठी है, इससे पहले कि वो उड़ जाए हमें उसके पास जाके बात करनी होगी। फिर वो दोनों सोनी कवि के पास उड़ती हुई आ जाती हैं।
आप दोनों कौन हैं और आप दोनों को मैंने पहले तो इस जंगल में कभी नहीं देखा। कवि बहन, हम इस कौवे के जंगल की पक्षियां हैं। तुम बताओ कि ये कौवे को तुम कैसे जानती हो। मैं इसको नहीं जानती, मुझे ये पसंद आ गया, तब से हमारा प्रेम शुरू हो गया। सोनी कवि, ये कौवा तो पहले से शादीशुदा है। गोरी कवि इसकी पहली पत्नी है। ये अपनी पत्नी को यहाँ काम का धोखा दे के आता है तुमसे आंख लड़ाने। क्या तुम सच कह रही हो? अगर तुम सच कह रही हो तो ले चलो मुझे उस कवि के पास, तब ही मैं मानूंगी तुम्हारी बात। हमारा एक एक शब्द सच है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आओ हमारे साथ चलो उसकी पत्नी के पास, तुम भी मान जाओगी। फिर वो तीनों गोरी कवि के घर के बाहर आ जाती हैं, लेकिन गोरी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। गोरी बहन, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। दरवाजा तो खोलिए, जरा बाहर तो आए, देखें तो सही। क्या मसला है तुम लोगों को? तुम्हें समझ नहीं आती कि मुझे अपने पति के बारे में कोई बात नहीं सुननी? मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मैं किस तरह से तुम्हें इस बात का यकीन दिलाऊं? अब तुम लोग जा सकती। यही वो कवि है जिससे वो प्रेम कर रहा है आजकल और अफेयर चला रहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो कालू के आने तक हम यहीं छुपी रहेंगी, और जब कालू आएगा तब हम अंदर आके साफ साबित कर देंगी। मैं ही वो कवि हूँ जिससे तुम्हारे पति का अफेयर चला हुआ है, और मुझे तो वो अपने आप को कुंवारा साबित करता है। तो अब ठीक है, फिर आने दो तुम्हारे पति को। सबके सामने ही बात हो जाएगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, लेकिन अगर ये बात गलत निकली तो तोती और चिड़िया तुम दोनों का तो हाल बुरा करूंगी मैं। ठीक है कवि बहन, हमने सब कुछ सोच समझ के ही किया है। आप जो भी सजा देना चाहेंगी हमें मंजूर होगी। एक बार साबित तो हो लेने दे। फिर वो तीनों छुप के बैठ जाती हैं पेड़ के नीचे, और कालू भी घर आ जाता है। कैसा रहा पति जी आपका पूरा दिन? और आप दूसरे जंगल गए थे ना काम के सिलसिले में, काम हो गया आपका? नहीं गोरी, अभी काम आधा हुआ है। बाकी का आधा काम करने के लिए मुझे कल फिर से जाना पड़ेगा। अभी वो यही बातें ही कर रहे होते हैं कि चिड़िया और तोती भी अंदर आ जाते हैं। अरे कालू भैया, हम आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं। कहें तो आपको वो तोहफा दिखा दें हम। अरे तोहफा? मुझे तोहफे बहुत पसंद हैं। दिखाओ, कहाँ है मेरा तोहफा? जल्दी दिखाओ। मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा तोहफे को देखने के लिए। अरे सब्र तो कीजिए भैया जी। मैना तोती, ऐसा करो, उस कवि को जल्दी से अंदर बुलाओ जिस कवि को हमने तोहफे के तौर पर कालू भैया के सामने पेश करना है। कवि का नाम सुनते ही कालू कौवा बहुत डर जाता है। अरे 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 अरे, कवि कवि कवि, क्या मतलब कवि का? अरे क्या हो गया पति जी? अगर वो कवि दिखा रहे हैं कोई तोहफे के लिए तो हम देख तो लें, देखें तो सही कि कौन सी कवि है जिसको ये हमें तोहफा देने के लिए लाई है इधर। ठीक है चिड़िया, तुम बुलाओ उस कवि को। फिर वो सोनी कवि को सामने ले आते हैं। अरे कालू भैया, ये है वो तोहफा जो हम आपको देना चाहते थे, पहचाना इसे? अरे ये कौन है? मैं इस कवि को पहली बार देख रहा हूँ। मैं नहीं जानता इस कवि को। पता नहीं कहाँ से किस कवि को उठा के ले आए हैं मेरे सामने। अच्छा, तो तुम मुझे नहीं पहचानते? तो कई दिन से जो तुम मुझे मिल रहे हो और मुझसे शादी के दावे कर रहे हो, वो क्या है? ये सब कुछ क्या है कालू? कालू जी, क्या ये कवि सच कह रही है? मुझसे झूठ ना बोलना। कालू जी, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई थी कि आपने ये काम करना शुरू कर दिया? कह दो कालू जी कि ये सब कुछ झूठ है, आप नहीं जानते इस कवि को। ये तुम्हें सच्चाई का सबूत क्या देगा गोरी कवि? ये लो, मैं तुम्हें देती हूँ सच्चाई का सबूत। ये अंगूठी इसने आज ही मुझे ला के दी है, और इसने कुछ दिन बाद ही मुझसे शादी का वादा किया है। तुम मेरे बाबा को नहीं जानते। मेरे बाबा उस जंगल के मुखिया हैं और वो बहुत जालिम हैं। ये तो मेरी अंगूठी है, इसका मतलब सच कहती थी चिड़िया और तोती। मैंने ही उन पर विश्वास नहीं किया। कालू जी, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई थी या मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई थी? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे, और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम उस जंगल में पैर रख के तो दिखाना, देखना कि क्या हशर करवाती हूँ मैं तुम्हारा। अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ।
सोनी और गौरी दोनों ही मुझे माफ कर दो। मैं भटक गया था, मैं गलत कर रहा था, लेकिन आइंदा से मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। सोनी मुझे माफ कर दो और गौरी एक बार मुझे फिर से अपना लो। कालू, तुम दो कवियों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। गौरी तुमसे बहुत प्रेम करती है और सोनी एक मासूम कवि है। किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं। हाँ पारो बहन, मैं भटक रहा था, तुमने मुझे भटकने से बचा लिया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनी मुझे एक बार माफ कर दो, गौरी मुझे एक बार अपना लो। सोनी बहन और गौरी बहन, एक बार इनको माफ कर दीजिए। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, आइंदा से ये कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर सोनी कवि वहां से चली जाती है और फिर गौरी और कालू फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब कालू को गौरी की अहमियत का एहसास हो गया था। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बाय बाय।